नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एडिटोरियल और आइडिया पेज से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर एडिटोरियल की बात करें तो फर्स्ट तो आर्टिकल है स्टैन स्वामी की डेथ को लेकर के, जानेंगे क्या क्या कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के। दूसरा आर्टिकल है आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि किस तरीके से अपने पास्ट का यूज़ किया गया है चाइना के द्वारा, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा खुद की रेलेवेंस बनाए रखने में। और दूसरी तरफ इसी ह्यूमिलिएशन का सामना हमने मोर और लेस इंडिया में भी किया था जब वेस्टर्न पावर्स ने हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न मचाया था। तो ऐसे में देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहा और किस तरीके से चाइना में इस ह्यूमिलिएशन का आइडिया जो था उसको यूज़ किया गया। तीसरा आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है, तो जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। और इसके अलावा हम आइडिया पेज पर एक आर्टिकल देखेंगे, दैट इज़ टर्की इन नेबरहुड, कि अभी जो टर्की की रेलेवेंस अब बननी शुरू हो गई है, टर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जानेंगे पूरी रेलेवेंस। अच्छा आर्टिकल है सी राजा मोहन जी का। तो देखो 4 आर्टिकल में से डिटेल में डिस्कशन के लिए एक तो ये आर्टिकल है, एक प्रताप भानु मेहता जी वाला है, 2 आर्टिकल, और एक आर्टिकल हमारा जो 29 जून वाला बाकी है ना, जिसमें वो ई कॉमर्स कंपनीज़ का जो अभी रूल आ रहा है जिसके चलते रिटेलर्स को परेशानियां हो रही है, वो आर्टिकल भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं एक आर्टिकल को। फर्स्ट आर्टिकल है टर्की इन द नेबरहुड। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो एक नया राउंड अब जियोपॉलिटिक्स का शुरू हो गया है जब से अभी यूएसए विड्रॉ कर रहा है लगातार अफगानिस्तान से। अब वहाँ पर नए जो प्लेयर्स हैं वो हैं टर्की, कतर और चाइना, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अब इनको नए एक्टर्स के साथ में डील करने में हमें अलग अलग टैक्टिक्स की अपनाने की ज़रूरत है। पर आज का जो आर्टिकल है हमारा फोकस है टर्की के ऊपर, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान से जैसे ही यूएसए बाहर निकल जाएगा तो टर्की भी अपने सिक्के या अपने पत्ते जो हैं वो सही तरीके से सेटल करने की कोशिश करेगा, और जो कर भी रहा है। अंकारा की बात करें तो यूएसए के साथ नेगोशिएट करने में लगातार अंकारा सक्सेसफुल रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब यूएसए ऑलरेडी यहाँ पे था तो अब जैसे अभी भी मान लो अभी भी है, तो वहाँ पर जो मेन एयरपोर्ट है काबुल का उसको ऑपरेट किया जा रहा था अंकारा के द्वारा। अंकारा मतलब वहाँ की कैपिटल हो गई टर्की की, तो लगातार ऑपरेशन में था। तो ऐसे में इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में, उसमें एक लीडर इंपॉर्टेंट था, वो था टर्की। और अब जैसे ही विड्रॉ कर रहा है यूएसए तो टर्की के पास में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के टर्की अपनी असर्शन को और इंक्रीज़ कर सकता है। इसमें देखो अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो टर्की कोई नया रीजनल एक्टर नहीं है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। अंकारा और काबुल के बीच में देखो पहले से ही बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस रह चुके हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखो कि अंकारा दैट मीन्स टर्की लगातार एक चीज़ को प्रमोट करता है जो कि कैलिफेट बोलते हैं, खलीफा को प्रमोट करता है। दूसरी तरफ काबुल में भी अगर रेडिकल्स एक्सट्रीमिज़म अगर या एक्सट्रीमिस्ट अगर रूल करना शुरू कर देते हैं तो वो भी फिर अपना अलायंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो एक्सट्रीम इस्लामिज़म है उसके साथ में। तो दोनों के बीच में देखो रिलेशनशिप पहले से रही है। रही सही में अगर इस सेंचुरी की बात करें 21st सेंचुरी की, तो इसमें भी टर्की ने अफ़गानिस्तान के साथ में बहुत सारे डोमेन्स में एंगेजमेंट रखा है। आप देखो कि नेटो की बात करें तो नेटो का मिलिट्री मिशन 2001 में शुरू होता है अफगानिस्तान में, और नेटो का मेंबर टर्की है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब आगे भी देखेंगे क्या इक्वेशन सेट करता है टर्की अपने हिसाब से। खैर, नेटो की मिलिट्री मिशन शुरू होती है अफगानिस्तान में, जिसमें टारगेट क्या था, तालिबान को रिमूव करना। कल हमने एक्सप्लेन पेज पूरा डिटेल में देखा था जिसमें पूरा इक्वेशन बताई थी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल आया था 1996 में प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गया था जब काबुल पर उनकी पकड़ बन गई थी, और फिर 2001 तक तालिबान का ही रूल चलता है। फिर जैसे ही 9/11 अटैक होता है यूएसए पे, तब जाकर के 2001 में अक्टूबर 2001 में यूएसए की लीडरशिप में नेटो की और यूएसए के ट्रूप्स यहाँ पर लैंड करते हैं अफगानिस्तान में, और कोशिश ये रहती है कि भाई पहले तो अलकायदा को ख़त्म किया जाए और फिर तालिबान को ख़त्म किया जाए। वो बात अलग है, अलकायदा थोड़ा सा डाउन वीक हुआ है पर वो भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ कुछ पॉकेट्स में ऑपरेट कर रहा है। और रही सही में तालिबान है वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में इमर्ज होकर आया है। तो देखो टर्की ने अवॉइड किया अपने रोल को और अपने डिफरेंसेस को कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में क्या तो वो कोलैबोरेशन करेगा और क्या उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है।
मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज भी किया है टर्की ने, पर साथ में कोलैबोरेशन भी किया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, एक ड्यूअलिटी जिसके बेसिस पे टर्की अपनी रेलेवेंस को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाया। तो एक वर्ड आएगा, एक तो आप देखोगे अलायंस। अलायंस में क्या बोला जाता है कि जो बड़ी पावर्स हैं वो अपने सहयोगी देशों के ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज कर देती है और ये कहती हैं कि भाई आप हमारी बात को मानो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये तो हो गया अलायंस। तो बड़ी पावर्स की बात यहाँ पे चलनी शुरू हो गई। और दूसरा एक टर्म होता है कि एक कंट्री अगर खुद से खुद के कानून बनाए, खुद की फॉरेन पॉलिसीज बनाए, जिससे कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। ऑटोनॉमी का मतलब खुद के डिसीजन खुद से ले ले, बाहरी किसी भी दबाव में ना आए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके। तो ऐसे में टर्की ने अलायंस भी क्रिएट किया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, और साथ में ऑटोनॉमी भी मेंटेन रखी। तो ऑटोनॉमी मेंटेन किन पे रखी? जिन मुद्दों पर वेस्टर्न पावर्स के साथ में टर्की डिफरेंस रखता था, ठीक है। और अलायंस उन चीज़ों में रखी जहां पर टर्की का खुद का इंटरेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में कन्वर्ज कर रहा था। तो आप देखो कि अंकारा ने अफगानिस्तान के मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, एक तो ये एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो लगातार वहाँ पर मुद्दे चलते रहते हैं, या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। टर्की की अगर बात की करें तो पाकिस्तान के साथ में भी टर्की के रिलेशन आपको पता ही है कि अभी 3 ऐसे कंट्रीज़ इमर्ज होकर के आते हैं जब इस्लामिक पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, कि इस्लामिज़म को कैसे प्रोटेक्ट करें। सऊदी अरब तो अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा है। तो ऐसे में 2 तो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, टर्की एंड पाकिस्तान, और तीसरा है मलेशिया। तो टर्की के पाकिस्तान के रिलेशन और मलेशिया के साथ में एक इमरजेंस आना, एक तो ये, और दूसरा टर्की का अफगानिस्तान के रिलेशन हमने देख लिया कि डिप्लोमेटिक वेज के अंदर ऑलरेडी एंगेजमेंट इनके बीच में रही हुई है। अब साउथ एशिया की बात करें तो हम मतलब इंडिया और हमारे जो नेबर्स हैं इनके बीच में मोर और लेस कहीं ना कहीं गैप्स हैं। तो इस चीज़ को देख करके टर्की ने एक अपनी तरफ से स्टैंस लिया, एक शुरुआत की, या फिर कह सकते हो कि अपनी तरफ से खुद को पुश किया। वो कैसे? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बुला करके, जिसको इस्तांबुल प्रोसेस भी बोला जाता है। इस्तांबुल इंपॉर्टेंट सिटी है टर्की की। तो वहाँ पर आप देखो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जब आती है तो इसमें ये मेजर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक व्हीकल तैयार होता है, जिसके बेसिस पे अफगानिस्तान में शांति कैसे स्थापित की जाए, या फिर अफगानिस्तान की रिकॉन्सिलिएशन। शांति तो कौन चाहता है वहाँ पर, चाहते तो इतने साल थोड़े ना लगते। अफगानिस्तान की रिकॉन्सिलिएशन की कैसे भी करके सेटलमेंट किया जाए अफगानिस्तान में, जहाँ वहाँ की डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी की लीडरशिप में, अब्दुल्ला की लीडरशिप में, और दूसरी तरफ तालिबान है, बोले इनको बिठा करके वहाँ के कैसे भी सेटलमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा टर्की इन अफगानिस्तान की बात करें, अब यूएसए के साथ साथ में, अब यूएसए तो विड्रॉ कर रहा है, तो अब टर्की अपने रिटर्न को और ज़्यादा पुश दे रहा है, लगातार आ रहा है वहाँ पर अपनी जो एक कहता है ना स्पेस जो है वो क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो साथ साथ में कोशिशें भी लगातार बनती चली जा रही हैं। और एक चीज़ और, टर्की ने देखो हमेशा से एक ही चीज़ की डिमांड की है कि मेरा हिस्सा क्या, क्योंकि आज अगर वेस्टर्न एशिया की बात करें, जिसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज़ में, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ आ गए, या फिर ये खुद टर्की भी आ गया, सीरिया आ गया, इराक, ईरान, ये सारे कंट्रीज़ आ गए। तो इनमें अगर कहीं पर भी डिस्टर्बेंस होता है ना, तो इस डिस्टर्बेंस के चलते माइग्रेशन क्राइसिस आता है। और माइग्रेंट क्राइसिस जब आता है, रिफ्यूजी क्राइसिस आता है, वो टर्की के थ्रू ही एंटर होते हैं फिर कहाँ पे? यूरोप में। तो टर्की का जो रोल है ना, वो एक यूरेशियन कंट्री है ये, इसका एशिया में भी हिस्सा है तो कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। तो ऐसे में ये अपने खुद के कार्ड्स को बड़े सोच समझ करके प्ले करता है। तो अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए विड्रॉ करते हैं तो टर्की अपने हिस्से की बात अच्छे खासे से रखने वाला है, ऐसा नहीं कि हल्के में जाने देगा। इनको विड्रॉवल के टाइम पर भी टर्की को कुछ ना कुछ अपर हैंड या कुछ ना कुछ फेवर करने की नौबत आएगी। अब अगर टर्की की रिलेशनशिप की बात करें हमारे से दिल्ली और अंकारा के बीच की रिलेशनशिप, तो देखो टर्की का जैसे जैसे मिलिट्री अलायंस और जो कोलैबोरेशन है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बायलैटरल मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करो या रिलीजियस इश्यू पे बात कर लो, ठीक है। तो उन दोनों मुद्दों को देखें तो ऐसे में दिल्ली ने अपनी ओरिएंटेशन किस तरफ से देखी है? पाकिस्तानी प्रिज्म के थ्रू, कि अगर पाकिस्तान के साथ में एंगेजमेंट टर्की की लगातार बढ़ रही है तो वो इंडिया के लिए एक चैलेंज है। तो ऐसे में इंडिया ने अपने आप को टर्की के बिल्कुल एक ऑपोजिशन के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है।
टर्की और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन ये तो है नहीं कि अभी कुछ महीनों कुछ सालों पुरानी है जी। इसका तो शुरुआत 1955 में आप देख सकते हो, जब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सीटो जिसको बोलते हैं, सेंटो जिसको बोलते हैं, वो बात ठीक है कि सेंटो 1979 में ख़त्म हो जाता है, जो सेंट्रल एशियन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें यूएसए और ब्रिटेन ने लीड किया था कि कैसे भी करके एक ग्रुपिंग क्रिएट की जाए जिससे कि यूएसएसआर को कंटेन किया जा सके, ठीक है। और सीटो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो एक कोलैबोरेशन में स्टैब्लिश किया जाता है, उसमें भी पाकिस्तान का रोल अच्छा खासा फाइनलाइज किया जाता है। तो पॉइंट क्या है, टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है वो एक तो आप इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन देख लो तब आ जाता है, और उसके पहले जब हमारे यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन, और उसी के पैरेलल में आपको पता है कि जो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था हमारे यहाँ पर, तो उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है या फिर जो खिलाफत आंदोलन में डिमांड की जा रही थी कि जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर है उसको रिस्टोर किया जाए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में टर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम्स लगाए गए थे, टर्की को हर्जाना देना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसे में टर्की के फेवर में, क्योंकि वहाँ पर कैलिफेट था, खलीफा का रूल चल रहा था, तो ऐसे में लगातार इंडिया में भी एक माहौल बन गया था कि वहाँ पर टर्की में ऑटोमन एम्पायर को रिस्टोर किया जाए। क्योंकि हो क्या गया था वहाँ पर कि इस ब्रिटिशर्स की लीडरशिप में वहाँ पर जो एक पॉइंट रखा गया वो ये कि वहाँ पर खलीफा को बिल्कुल अबोलिश कर दिया था, और ये कहा गया था कि अब से यहाँ पर रूल जो चलेगा वो एक मतलब बहुत हद तक उनको नुकसान का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी हुआ है उसका, जैसे जर्मनी को दिया गया तो जर्मनी ने तो रिटेलिएट किया ही फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, राइट। पर उसके पहले टर्की भी उसी में था, जर्मनी की तरफ ही था टर्की भी, तो टर्की को भी बहुत सारा हर्जाना देना पड़ा था। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर वो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था, खिलाफत मूवमेंट भी, उसमें भी ये था कि टर्किश एम्पायर को रिस्टोर किया जाए। पर वो तो ठीक है कि कमाल जो अतातुर्क जो था, ठीक है, कमाल पाशा अतातुर्क, उसकी लीडरशिप में फिर बाद में वो और वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर ख़त्म ही हो जाती है, रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में अभी रीसेंट बात करें तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वहाँ के टर्की के, उनका नाम है रेसेप तैयप एर्दोगान। तो एर्दोगान ने फिर से इन स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस को मैनेज करने की शुरुआत की और अपने को एक कहते हैं ना इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर के तौर पे असर्ट करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। तो जो टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था, जब हमारे यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, वो देखो पाकिस्तान में चला गया सारा का सारा, ठीक है। इसका जो कॉज था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो अब हमारे पास में कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि हम फिर से एक एंगेजमेंट के लिए ऑप्शन ढूंढे कि हाँ जी वहाँ पर खलीफा दोबारा से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खलीफा का जो ओरिजिन है या खलीफा का जो मेन सेंटर है वो टर्की माना जाता है, ओके। अब खलीफा का और अली का इनका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद साहब थे, इनकी डेथ के बाद में दो धड़े बट गए कि एक तो बोले कि मोहम्मद साहब का जो सन इन लॉ है अली, उसको फेवर करना चाहिए प्रॉफिट के तौर पे, और दूसरा धड़ा ये बोलता है कि जो कैपेबल है उसको बनाओ। तो ऐसे में ये दो ग्रुप बन जाते हैं। तो खलीफा वाला जो कॉन्सेप्ट है देखो, उसको फॉलो करने वाले तो सुन्नी बन गए, जो कि रेडिकल लोग मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं, और कैसे भी करके बोला कि इस्लामिज्म को हमें प्रमोट करना है बाई हुक और बाई क्रुक। ऐसे में दूसरी तरफ अली जो था वो बड़ा लिबरल था। ऐसे में इस कम्युनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग थे, अली को फॉलोअर्स, वो थे शिया कम्युनिटी के लोग। तो इंडिया में ज़्यादातर देखो शिया कम्युनिटी के लोग हैं हमारे यहाँ पर। खैर आ जाइए वापस इसमें। और एक तो ये हो गया इंडिया के साथ में हमारा क्या रिलेशन रहा, वो टर्की के साथ में क्या रिलेशन रहा इंडिया का अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे, और या फिर हम देखें कि 20वीं सेंचुरी में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। इसके अलावा टर्की और पाकिस्तान दोनों एक साथ आकर के अब सऊदी अरब को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बात करें, OIC, तो वहाँ पर पाकिस्तान और टर्की ये कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं है, तो ऐसे में सऊदी अरब को उखाड़ करके अब नया हमें लीडर बनाने की ज़रूरत है। देखो कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं पिछले 2-3 सरकारों के अंदर, पिछले का मतलब पिछले 30 सालों के अंदर। तो एक तो राजीव गांधी की सरकार, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। उस टाइम पर तो फिर भी टर्की के साथ में हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे थे, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसमें जो गैप्स थे,
दोनों कंट्रीज के बीच में, वो लगातार बनता चला जाता है, जिसमें टर्की जैसे ही इस्लामिस्ट इंटरनेशनलिज्म के ऊपर फोकस करने लग गया। कब से? जब से रेसिप तैयब एर्दोगन वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं और पाकिस्तान के साथ में रिलीजन के नाम पे कन्वर्जेंस आ रही है। तो ऐसे में टर्की अपना रोल साउथ एशिया में और ज़्यादा असर्टिव मैनर में प्ले करने लग गया। तो देखो, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान तो एक चैलेंज इंडिया के लिए है ही, अब उसको सपोर्ट करने के लिए टर्की भी अगर आता है रिलीजन का नाम लेकर के या कुछ और मुद्दों को लेकर के, तो ऐसे में फिर इंडिया वहाँ पर असहज हो जाता है और वहाँ पर वही चीज़ कि फिर इंडिया ने खुद को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया टर्की से और एक ही चीज़ दिमाग में रखी, पाकिस्तानी प्रिज्म। पाकिस्तान के प्रिज्म के थ्रू ही हमने अंकारा को देखा। इससे क्या हो गया कि जो भी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बनी टर्की की, उसको हमने लगातार इग्नोर किया। रही सही में एर्दोगन ने अपनी इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए बात बोल दी, तो रिलीजन का नाम को लेकर के भी इंडिया पर बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है। और आप देख सकते हो कि रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कल्चरल आउटरीच की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में 600 मिलियन मुस्लिम यूथ हैं, मुस्लिम्स हैं, जिनके ऊपर टर्की का सीधा इफेक्ट है। इसके पीछे वजह क्या है कि जो अभी इस्लामिक वर्ल्ड को लेकर के बातचीत हो रही है उसमें, तो ऐसे में इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं हमारे कंट्री में, उन पर टर्की का मोर और लेस इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। ऐसे में टर्की जो है वो मोस्ट एक्टिव इंटरनेशनल सपोर्टर बन गया अभी किसका? पाकिस्तान का। जब मुद्दा आ जाता है कश्मीर का, कश्मीर के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे की बात आती है, तब हर बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं एर्दोगन। इसके अलावा इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की बात मैं आपको बता ही चुका हूं, जबकि सऊदी अरब अभी तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडर्स में से सबसे बड़ा कंट्री है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और अब पाकिस्तान उससे दूर भी हो रहा है। वो बात ठीक है कि इमरान खान ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया ना कि भाई अब हमें दूर होने की ज़रूरत है, सऊदी अरब जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने में अब ज़्यादा कैपेबल एनफ नहीं है, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जाते हैं सऊदी अरब और वहाँ पर सऊदी अरब के साथ में रिलेशन थोड़ी शांति करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने यूएई ने धमकी दे दी थी कि भाई तेरे को जो लोन दे रखा है ना वो लोन रिटर्न कर हमारा, अगर तू इस तरीके से बात करता है तो। फिर थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा हल्का सा सेटल डाउन होता है। एर्दोगन है, उन्होंने साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में एक और अपना पत्ता फेंका। वो कब? जब बांग्लादेश की सरकार ने एक सीनियर जमात इस्लामी लीडर को 2016 में फांसी की सज़ा दे दी, तो उस पर तो बांग्लादेश की सरकार को देखो उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो। पर दूसरी तरफ रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ, जिसमें बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी ने रोहिंग्या जो कि मुस्लिम्स हैं उनको रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार से भगा दिया, ठीक है, और वो फिर उस शेल्टर के लिए पहुंचे कहां पर? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की सरकार ने उनको सपोर्ट दिया। तो यहां पर इस्लामिज्म या मुस्लिम्स की बात आ गई, तो ऐसे में फिर एर्दोगन ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। तो ऐसे में रोहिंग्या मुद्दा हो या कोई और कॉमर्शियल मुद्दा हो, उनमें भी अब ढाका का एंगेजमेंट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसके साथ में? टर्की के साथ में। तो टर्की के रेलेवेंस अब बांग्लादेश के थ्रू भी आप देख सकते हो। टर्की जो कि कैलिफेट को होस्ट करता है ऑटोमन एरा के टाइम पे, जो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, ठीक है। साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, वो भी लगातार इसी चीज़ को लेकर के टर्की से अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। और कैलिफेट का जो अबोलिशन हुआ 1924 में, तो उससे क्या हो गया कि टर्की का वेस्टर्नाइजेशन होना शुरू हो गया था और उसमें लीडर थे जो कमाल पाशा अतातुर्क जो थे, उनकी लीडरशिप में। अब क्या होता है कि वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन होना शुरू हो गया, तो टर्की का रिलेशन, अब फिर इसी का तो एक असर था ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में नेटो का स्टैब्लिशमेंट होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए या टैकल करने के लिए कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे, तो उस टाइम पर कोई गलती नहीं की टर्की ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेशन करने में। अब जैसे ही एर्दोगन आ गए हैं तो फिर से इस्लामिक पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की है, और जो चीज़ कैलिफेट या फिर ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे टर्की की रेलेवेंस बना करके रख रही थी, उसको एक रिवाइवल देने की शुरुआत भी टर्की ने कर दी। अब एर्दोगन की जो स्ट्रेटेजी है, इसको आप देख सकते हो कि ओल्ड एंटीनॉमीज जो हैं, एंटीनॉमीज का मतलब दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं, उन दोनों कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ों को टर्की लगातार मेंटेन रख रहा है और उसके बावजूद भी टर्की को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिसमें आप एक तो देखो अलायंस कार ऑटोनॉमी का मैं आपको बता चुका हूं। अलायंस का मतलब हो गया कि आप किसी ग्रुप के साथ में ज्वाइन करते हो तो उस ग्रुप के अंदर जो पावरफुल कंट्रीज होती है ना, वो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करती है कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं हम आपका साथ नहीं देंगे या आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हो।
दूसरा, ईस्ट और वेस्ट का जो गैप था कि हाँ टर्की ईस्ट में है कि वेस्ट में है, इसका भी डिवीजन है, उस पर भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, बस अपने खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा। सेम चीज़ नॉर्थ और साउथ की बात कर लो, नॉर्थ का मतलब हो गया डेवलप्ड कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया कि हाँ डेवलपिंग है, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रीज़। ऐसे ही इस्लाम की बात करो, चाहे वेस्ट की बात करो, चाहे अरब की बात करो, चाहे ज्यूज़ की बात करो, मतलब हर एक तरीके से टर्की ने अपनी जो रिलेशन है उसको लगातार बनाए रखा। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, वो देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो टर्की जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है 1950 से, और एक चीज़ का भी हेजिटेशन बिल्कुल नहीं किया कि जब कभी भी इसके खुद के इंटरेस्ट को सूट नहीं हुआ ना, तो नेटो की पॉलिसीज़ को बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया है, भाई आप ठीक नहीं कर रहे हो ये चीज़। तो अपना मेंबरशिप भी कंटिन्यू रखी और अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखा। टर्की ने देखो बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अलायंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है बिना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़ें। अपनी खुद की इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, फॉरेन अफेयर्स में जो कुछ भी है, अपनी खुद की इंटरेस्ट को देख करके कि हमें कौन से कंट्री के साथ कैसे एंगेज करना है, उसमें टर्की ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि हाँ हम नेटो के साथ में तो नेटो की झोली में जाके पड़ गए, नहीं, बैलेंस बना करके रखा अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए। आप देखो कि नेटो में ज्वाइन क्यों किया था टर्की ने, तो सोवियत यूनियन के डर से। ठीक है, आज तो रशिया चलो वीकर है, कमज़ोर है, तो ऐसे में रशिया के साथ में कोलैबोरेशन हो गई। ये तो बात थी कोल्ड वॉर इरा की, कि जब नेटो का मेंबर बना टर्की तो उसका पर्पस क्या था, सोवियत यूनियन को कंटेन करना। जबकि अगर रशिया की बात करें, आज रशिया थोड़ा सा वीकर है, तो ऐसे में अर्दोगन जो है वो मॉस्को के साथ में कोलैबोरेट करने में नहीं डर रहा। और टारगेट क्या है कि अब वो S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हम भी परचेज कर रहे हैं रशिया से, वो परचेज कर रहा है। जबकि आप देख सकते हो नेटो का मेंबर होकर के फिर रशिया से कोलैबोरेशन कर रहा है, वो भी डिफेंस कोऑपरेशन में। आप देखो तो ये चीज़ क्या है, प्राइमरी फोकस बताई जा रही है टर्की की कि वो चाह क्या रहा है कि कैसे भी करके खुद की रेलेवेंस बनाए रखना। टर्की में फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये देखो फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन की बात करें तो टर्की इकलौता पहला कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए इजराइल के साथ में। जबकि आप लगातार देखते हो कि पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर के अरब कंट्रीज इजराइल को घेरे हुए हैं, चाहे कितने ही हम इजराइल अरब वॉर्स की बात कर लें। पर जो अर्दोगन ने अपनी तरफ से जो एंगेजमेंट दिखाई है उसमें एक तरफ तो इजराइल के साथ में एंगेजमेंट है, तल अवीव वहाँ की कैपिटल है इजराइल की, तो एक तो वो नहीं तोड़ रहा, और दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ भी उठा रहा है और पैलेस्टीन कॉज के लिए अपनी आवाज़ उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं जाता। और ये कहता है, और टारगेट क्या है कि अपने जो अरब राइवल्स हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, बोलो इनको पीछे छोड़ना है टर्की को कैसे भी। अर्दोगन ये चाहते हैं क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन आ गया। अब ये जैसे ओआईसी का मुद्दा देखा कि पाकिस्तान ने क्या कहा कि सऊदी अरब ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है अब इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब तो किसी और को लीडर बनाना पड़ेगा, और इसमें टर्की को सुपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। देखो डाउटफुल क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर एक तरफ एडवेंचरिज्म जो है अर्दोगन का वो ये कि आप लगातार इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर दूसरी तरफ इकोनॉमी जो है वो टर्की की बड़ी वल्नरेबल है, इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पर है। रही सही में रीजनल बैकलैशेस का सामना भी बहुत करना पड़ रहा है टर्की को, जैसे कि फ्रांस हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे इजिप्ट हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, या फिर इंडिया ही क्यों ना हो, ये सब मिलके अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर टर्की को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतना कुछ ये अर्दोगन कर रहे हैं, एक तो इकोनॉमी और साथ में ये हो गए आपके चैलेंजर्स जो चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया देखो लगातार अभी मेडिटेरेनियन सी में अपनी एंगेजमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ में टर्की अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता है ना, तो इंडिया को भी फिर बाद में अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में ग्रीस के साथ में इंडिया ने अभी रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया मेडिटेरेनियन सी में, और टर्की और ग्रीस के बीच में देखो मुद्दे कई हैं जो डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं उनके बीच में। तो इंडिया ने भी सिग्नल दे दिया है कि भाई हम भी आपके नेबरहुड में आ गए हैं अगर आप हमारे नेबरहुड में आ गए हो। अरब लीडर्स की बात करो तो अर्दोगन की पॉलिसीज को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाता है। इवन जो ऑटोमन इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था कि हाँ जी हर चीज़ के ऊपर जो खलीफा है उसी का राज चलेगा, उसको पहले से ही अरब्स ने रिजेक्ट कर रखा था, और अब रही सही में रिजेक्शन और ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे वजह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि एक रेडिकल ग्रुप है, जो कि अभी जो सरकारें चल रही हैं अरब मिडिल ईस्ट में, उन सारी सरकारों को उखाड़ करके एक नया ही
पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्लिम ब्रदरहुड को बैकिंग दी जाती है टर्की के द्वारा, और जो कि सऊदी अरब, इजिप्ट, इन कंट्रीज के द्वारा क्या देखा जाता है, एक चैलेंज के तौर पे। तो ऐसे में सऊदी अरब और ये जो दूसरे जो आप कह सकते हो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल ही टर्की को रिजेक्ट करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में इस वैक्यूम को, जहां पर अब पाकिस्तान भी है, उसके रिलेशनशिप भी यूएई और सऊदी अरब के साथ में कम हो गए, और इंडिया इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है कि अरब वर्ल्ड में अब धीरे धीरे इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। अर्दोगन की एक हिपोक्रेसी निकल के आती है, और दिल्ली इस चीज़ को जानता भी है। हिपोक्रेसी का मतलब हो गया बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। कि एक तरफ तो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हो कश्मीर में, कि कश्मीर के लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप अधिकार दो और उनको अलग से कंट्री बनाने का राइट दे दो, फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ जाए चाहे इंडिपेंडेंट जाए। पर दूसरी तरफ जो कर्ड्स हैं, जो कुर्दिश माइनॉरिटी है, जो कि टर्की के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, इनके रीजन में भी लोकेटेड, जो कि कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, वो भी तो अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं, उनको लगातार दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। तो ये एक हिपोक्रेसी भी निकल के आ रही है, टर्की की दोगलीपंथी निकल के आ रही है। तो देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर हमने पूरा पर्सपेक्टिव समझा, चाहे हम यूरोप की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, या फिर हम साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें। टर्की का जो कुछ भी रोल है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें एक तो ये कि जो जियोपॉलिटिक्स में अभी फ्लूइडिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो हमारे नेबरहुड में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें इंडिया को अपनी एक्सटेंडेड रोल को समझने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा ये कि रीजनल पावर्स की बात करें, वो अब ग्रो होंगी, क्योंकि जो ग्रेट पावर्स हैं, क्योंकि यूएसएसआर को तो यूएसए ने पहले धकेल दिया था, अब तो रशिया तो खुद एक कंट्री जो अपनी खुद के स्ट्रगल्स में फंसा रहता है, और दूसरी तरफ यूएसए वो विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से। तो ऐसे में रीजनल पावर्स का रोल अब ज़्यादा बढ़ने वाला है। तीसरा मुद्दा कि सेक्युलर इश्यूज को लेकर के बड़ा बातचीत की जाती है, रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर के, तो इस पर भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो रीजनल जियोपॉलिटिक्स में फ्लूइडिटी, रीजनल पावर की इमरजेंस और रिलीजियस आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस, इन तीनों चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। देखो एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो हमें लर्न करनी है, वो ये कि अर्दोगन ने जब अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके मेजर पावर्स के साथ में एंगेजमेंट भी रखी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखा, टर्की ने अभी तक, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में कोई उसके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो यही हमें भी एक चीज़ सिग्नल मिलता है कि हमें भी टर्की के साथ में जहाँ जहाँ भी टर्की हमारे अगेंस्ट में खड़ा है, तो टर्की को चैलेंज देना चाहिए। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि ग्रीस में हमने हमारी नेवल फोर्सेस को भेजा है एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। सेम चीज़ हमें दूसरे ऑप्शन में भी देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी हमें मौका मिले कि हाँ बायलैटरल एंगेजमेंट की जा सकती है अंकारा के साथ में, तो उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वही बात है, जो टर्की का अपना खुद का अप्रोच है काम करने का, उसी अप्रोच से हम लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 29 जून वाला, चैलेंज ऑफ द गोलियत। देखो इस आर्टिकल को लिखा है अजय वीर जाखड़ ने। देखो मुद्दा ये नहीं है कि जियो मार्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, टाटा ग्रुप, इनका कितना बड़ा शेयर है रिटेल मार्केट प्लेस में। मुद्दा जो कि 2030 तक आते आते हमारे यहाँ पर रिटेल मार्केट प्लेस की बात करें तो $2 ट्रिलियन से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि चाइना की जो अलीबाबा कंपनी है या फिर टेंसेंट है, वो कोशिशें कर रही हैं कि हमें भी इंडियन मार्केट में एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए। वो बात ठीक है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं पिछले 1 साल से, तो इसके बावजूद भी वो कोशिशें कर रही हैं कि कैसे भी करके आएँ। मुद्दा ये भी नहीं है, और मुद्दा ये भी नहीं है कि 20 मिलियन जो स्मॉल स्टैब्लिशमेंट हैं, जिनको हम किराना की शॉप्स बोलते हैं, या फिर उन किराना की छोटी बड़ी शॉप्स पर डिपेंडेंट 40 मिलियन फैमिलीज़ जो कि हमारे यहाँ पर स्ट्रीट्स में फैली हुई है और अपनी खुद की लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। मुद्दा थोड़ा और बड़ा है, और जो परेशानी है वो और बड़ी है। अगर किसी भी क्राइसिस की बात करें तो कंपनीज है ना, कंपनीज का मतलब हो गया कि कुछ लोग मिलकर के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो फिर बाद में उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का जैसे ही उनके पास में स्कोप खुलता है तो वो फिर बाद में अपने पत्ते खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ कंपनियों की बात करें, अगर डिमोनेटाइजेशन की बात तो पेटीएम बहुत ज़्यादा बेनिफिट में आया। बताया गया कि बोले ये भारत की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, स्वदेशी के नाम पर हमने इतना ज़्यादा रिलायंस कर लिया इस कंपनी पे, और इसको क्या कहा कि ये होम ग्रोन स्टार्टअप है, सारा जो पैसा है यहाँ पर है।
तो आप देखो कि एक तरफ जो पेटीएम कंपनी है वो तो इतना ज़्यादा राइज हो गई है, और दूसरी तरफ जो छोटे मोटे रिटेल के काम होते थे लेन देन में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। तो ये तो गले एक ऐसी लड़ाई हो गई है जिसमें एज डेविड्स टेक ऑन गोलियत, इसका मतलब डेविड्स का मतलब तो हो गया स्मॉलर वीकर सेक्शन, और जो गोलियत है इसका मतलब जो बिगर चैलेंज है वो। तो मतलब यहां पर एक ही चीज निकल के आ रहा है कि बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों के गले घोट दिए। पेटीएम क्या आज एक इंडियन ओन्ड कंपनी है? जी बिल्कुल नहीं। उसमें आज अलीबाबा के और जो वॉरेन बफे हैं उनके इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा हैं कि आज उसको इंडियन एंटिटी बोल ही नहीं सकते हो। कैपिटल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है उसमें। और जो जिंगोइज्म है, जिंगोइज्म का मतलब कि जो एक बातें चीतें हवा में चलती रहती हैं, और ये कहा जाता है कि फॉरेन कंपनीज को हमें हटाना है और स्वदेशी कंपनियों को हमें प्रमोट करना है। तो स्वदेशी के नाम पर जो कुछ ये रेडिकल चेंजेस अभी देखे गए हैं, जब जब भी कोई डिसरप्शन आया है, आज भी कल ही हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि जितना ज़्यादा कोविड फैला है उसके डर से उतना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ, ऑटोमेशन आया है, और रिजल्ट क्या रहा उसका कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन में कमी आई है। तो ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती हुई चली जाएगी अगर सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाए गए। इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ क्लीवलैंड ने 2014 में अपनी एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें ये कहा कि अमेरिका में जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनमें लगातार कमी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दशकों में, पर्टिकुलरली पिछले 35 सालों की बात करें। क्योंकि जो नई कुछ भी शुरुआत हो रही है उसके पीछे बोला कि जो बड़े एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेज है ना, वो ही नई लोकेशन पे नए तरीके से अपना काम को शुरू करने लग गए। मतलब हो गया कि जो लोग पहले से पैसे वाले हैं वो ही नया कुछ कर रहे हैं, नए लोगों को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आज मार्केट की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स को जितना ऑप्शन मिलना चाहिए, जिससे कि एक एक आदमी जब खुद से इंडिपेंडेंटली काम करेगा, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेगा, तभी तो एक नेशन, एक कंट्री, एक इकोनॉमी में डायनामिज्म आ पाएगा, एक कंट्री स्ट्रांग हो पाएगा। ऐसे तो क्या हो जाएगा, जो कंपनियां पैसे वाली हैं वो ही नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती रहती हैं और वो ही कंपनियां फ्लोरिश होती रहती हैं। तो ये तो चीज़ वही होगी क्रोनी कैपिटलिज्म, जिससे हम बच करके निकले थे 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसमें कि कुछ ऐसे कॉरपोरेट हाउसेज जिनके पास में पहले बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी, और उन्होंने कंपटीशन कम करने के लिए अपनी ही नाम की सब्सिडरी दूसरी कंपनियां खोल करके और उनसे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक बार फिर से स्टार्ट हो जाओ ना, ये देखो इनोवेशन को रोक देगा, ये स्ट्रेंगल होल्ड हो जाएगा अपने आप में इनोवेशन के लिए। इसी में स्मॉलर बिजनेसेस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही ऑप्शन आप देख सकते हो, यही पॉइंट आता है कि जब बिग रिटेल कंपनीज जो हैं वो लगातार अपने स्पेस को इंक्रीज करती चली जा रही हैं ऑन द कंजम्पशन ऑफ स्मॉलर रिटेलर्स। जैसे कि प्रोक्योरमेंट की बात करो, गुड्स को प्रोक्योर करें, तो ये जो रिटेलर कंपनी है, चाहे अमेजोन की बात करो, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करो, चाहे कोई सी भी बात करो, ये क्या करते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास में जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हमें तो इस भाव में आप दे सकते हो, तो देख लो हम आपसे इतना माल उठा लेंगे, और वो भी बल्क में उठाएंगे। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर को भी लालच आ जाता है, यार इतना बड़ा माल मैं अगर बेचूंगा तो अगर थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी निकालूंगा तो बहुत पैसे कमा लूंगा। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर के जो खुद की एक ऑटोनॉमी रह सकती है कि हाँ मैं मेरी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखूं, उस पर भी एक तो लगाम लगा दी। दूसरा, इन कंपनीज के पास में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज करते हैं ये। तो ऐसे में क्या हो गया, सारा ऑटोमेशन बेस्ड काम होने लग गया, तो वहाँ पर लेबर कॉस्टिंग भी इन कंपनियों ने कम कर रखी है। तो अल्टीमेटली ये और सस्ते में अपना माल है वो बेच पाते हैं। तभी तो ये फ्लैश सेल ये होती हैं इन पे, फ्लिपकार्ट पे इन पे, कि हाँ जी इस पर्टिकुलर 2 से 3 घंटे के अंदर स्लॉट खुलेगा, आप खरीद लेना, ये मोबाइल फ़ोन पे ये चल रहा है, ये टीवी पे ये चल रहा है। तो वो चीज़ें हैं क्या, डेट्रीमेंटल है मार्केट फोर्सेस के लिए। तो एक तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को कम कर दिया, और दूसरी तरफ किराना स्टोर जो हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी, क्योंकि जो चीज़ें सस्ते में अगर ऑनलाइन मिलती है और घर पर डिलीवर होती हैं तो कोई क्यों जाएगा बाहर निकल के अपने घर से। दूसरा, इन किराना स्टोर्स को भी अब टेक ओवर करना शुरू कर दिया है इन ई कॉमर्स कंपनीज ने। उनको बोल दिया है कि भाई आपसे तो केवल और केवल मर्केंडाइज या फिर आपके जो गुड्स हैं वो केवल और केवल लोग पिक करने आ जाएंगे, बाकी काम आप हमसे करो। अब इसमें किराना स्टोर्स क्या है, किस पे डिपेंडेंट हो गए, केवल और केवल इन पे ई कॉमर्स कंपनीज पे।
कि भाई अब ई कॉमर्स कंपनी जो माल जिस रेट पे बेचना चाहती है उस रेट पे बेचेगी और उसका हल्का सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा वो किराना स्टोर को मिलेगा। तो ऐसे में किराना स्टोर को और ज़्यादा मुश्किलें होने लग जाएगी। तो पॉइंट जो बार बार आता है ना वो यही आ रहा है कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर आप मान के चलो कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द किराना स्टोर्स हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। इसके अलावा जो इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी इन किराना स्टोर्स की या फिर इन बिजनेस हाउसेस की, जिसमें एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनीज और साथ में ये किराना स्टोर्स की इन पे डिपेंडेंस, तो ये तो किराना स्टोर्स फिर वही फ्लॉरिश करेंगे जो प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, जो कि स्केल में थोड़े बड़े होंगे। बाकी तो मेन फायदा तो इन ई कॉमर्स कंपनीज को ही हो रहा है ना, क्योंकि ये जब प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं तो वो भी खुद के फेवर के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी चिंता की बात है। तो किराना स्टोर्स या जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनके लिए देखो बड़ा मुश्किल होने वाला है टाइम पे, और नंबर्स जो हैं वो ड्विंडल कर रहे हैं, दैट मीन्स डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वही है सिंगल सप्लायर निकल के आएंगे और उनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी, वही क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वही पावरफुल बनते चले जाएंगे कुछ कॉरपोरेट हाउसेस। फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें कुछ लूजर्स भी होते हैं, ठीक है, लूजर्स भी होते हैं, कुछ सोशल कॉस्ट भी आपको पे करनी होती है। और इस चीज़ को अगर आज के टाइम पे रिकॉग्नाइज करें तो बड़ा क्लियर है, जॉब लॉस एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिल्कुल कोलैप्स होते हुए आप देख सकते हो। अब एक तरफ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर लोग पहले से काम कर रहे थे, इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दूसरी तरफ अब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर 80 या 100 जनों की जॉब अगर जाती है तो सरकार के डेटा में ही नहीं है, तो कौन बताएगा कि बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं है। जबकि आपको पता है अभी 2019 का डेटा था जिसमें बताया गया था कि 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी चल रही है, कोविड ने तो और बुरे हाल कर दिए हैं। तो आप एक चीज़ बताओ कि जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके चलते आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो आपको पता ही नहीं है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, रियल में तो आपको पता ही नहीं पड़ रहा। अब मान लो कि उन 100 जनों में से 5 जनों ने ई कॉमर्स कंपनीज को, ई रिटेल फर्म्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये ई रिटेल फर्म्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जॉब क्रिएशन हो जाएगा, क्योंकि इनका तो डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे ये प्रॉपर। तो एक तरफ तो 100 जने बेरोजगार हुए हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है बेरोजगारी हुई है कि नहीं, और दूसरी तरफ उनमें से केवल 5 जने उन्होंने रिटेल फर्म को ज्वाइन कर लिया तो उनका एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया जाएगा। तो ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बड़ी वाहवाही की बात हो गई ना कि जी देखो हमने जॉब क्रिएट कर दी, इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, बट रियल सेंस में 95 लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं अभी भी। तो एक तो ये चीज़ कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के मैनिपुलेशन, दूसरी चीज कि क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनी से ये आजकल एक क्रेडिट कल्चर चल चुका है, ठीक है, जिस क्रेडिट कल्चर के चलते यूएसए में बर्बादी हुई थी बहुत बुरे तरीके की 2008 में, जो सबप्राइम क्राइसिस आया था उसमें क्रेडिट ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोन के ऊपर लोन दिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट केवल एक है, ठीक है। सेम चीज आप देख सकते हो, एक मूवी है ईएमआई, ठीक है, ईएमआई करके एक मूवी आई थी 2008 या 9 में, उसी टाइम पे आई थी, सब प्राइम क्राइसिस आए थे ना उसी टाइम पे। देखना, संजय दत्त भी है उसमें, अर्जुन रामपाल भी है। देखिए मेरा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है उसमें, क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड ले लेता है वो अर्जुन रामपाल और ईएमआई के चक्कर में इतना बुरे तरीके से बर्बाद होता है, लास्ट में फिर रिकवरी वाले उसको जेल में डालते हैं। आप एक बार देखना मूवी, सब प्राइम क्राइसिस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईएमआई मूवी है, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको। तो आगे देखो, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को भी या फिर ई पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी ये ई रिटेलर्स क्या करेंगे, दबाव बनानी शुरू कर देंगी कि भाई आप कस्टमर्स जो भी परचेज करें उसका एक हिस्सा हमें भी दो, तो ये दबाव बनाना शुरू कर देंगे। अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि उसने MGM करके एक प्लेटफॉर्म है हॉलीवुड का स्टूडियो, उसको ही परचेज कर लिया। अब आप देखो ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और अमेजॉन, वॉलमार्ट, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनका टर्नओवर इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये कंपनीज। वो बात ठीक है कि अभी थोड़ा बहुत एंटी ट्रस्ट का नाम लेकर के ये लॉ सूट लाए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में भी कानून लाए जा रहे हैं इनको रेगुलेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाला वो मीडिया वाला मुद्दा हमने देखा ही था, पर उसमें गूगल ने क्या धमकी दी थी कि भाई हम कोई मतलब सर्च इंजन को ही बंद कर दिया था वहाँ पे। जो राइट टू एक्सेस है या फिर जो भी वहाँ पर अधिकार मिल जाने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जो मिले हुए हैं, आज आपको अचानक से कहे कि भाई यूट्यूब अचानक से बंद कर रही है खुद को यहाँ पर हमारे देश में,
तो आप लोगों के कितनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कितना आएगा आपकी पढ़ाई में। तो वही चीज़। अच्छा, इन रिटेल कंपनियों के पास में एक अपर हैंड क्या आ जाता है, अपना माल तो बेच ही रहे हैं, मर्केंडाइज तो सेलिंग हो ही रहा है, पर दूसरी तरफ ये डेटा माइनिंग भी करते हैं। डेटा आता है, आप रजिस्टर करते हो, सबसे पहले क्या करवाते हैं जी, आपकी आईडी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, उम्र, ये सारी चीज़ें, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं, डेटा माइनिंग की एडवर्टीजमेंट में काम लेंगे। फिर आपको क्या करेंगे, कंज्यूमर्स का बिहेवियरल चेंज, आपके सामने कैसा ऐड आता है, आपने कभी नोटिस किया है? आपके सामने वही ऐड आते हैं जिनके बारे में आपने कभी गूगल किया है, या फिर जिन चीज़ों को आप रिपीटेडली यूट्यूब पे सर्च करते हो, किसी और चीज़ से रिलेवेंट नहीं आएगा। अगर आपने ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं की है, ब्यूटी से रिलेटेड, तो उन चीज़ों को आपको दिखाएंगे नहीं, वे एल्गोरिदम ही ऐसे सेट कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अब जैसे मान लो कि अमेजोन ने अभी इन्वेस्ट किया है बायजूस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बायजूस में इन्वेस्ट किया है, तो अमेजोन अगर चाहे तो फिर वो बायजूस की प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर बाद में उसका फायदा होने लग जाएगा। तो ये चीजें क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने में, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में काम में लेती हैं ये कंपनीज, जो आपको बार बार पता है ही। साथ में लार्ज स्केल मैनिपुलेशन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। डेटा आज आपको पता है न्यू फ्यूल कंसिडर किया जाता है। आज फॉसिल फ्यूल को तो आउट करने की कोशिश की जा रही है, बट इकोनॉमीज के लिए जो न्यू फ्यूल है दैट इज डेटा। आज इंश्योरेंस कंपनीज की बात करो, हेल्थ इंडस्ट्री की बात करो, कितने मैसेज आते हैं, इंश्योरेंस करा लो, कोविड मार देगा, कोविड से डरा डरा करके इंश्योरेंस करा रहे हैं ये लोग। तो ये मॉडर्न रिटेल स्टोर्स जो हैं उनका तो सीधा अप्रोच हो जाता है। अब आप देखो कि एक ब्रांड, मान लो कोई एक कंपनी की एजेंसी किसी ने ली, ऐसे गोदरेज कंपनी की बोल देता हूं मैं एग्जांपल, ठीक है, किसी ने एजेंसी ली, तो वो एजेंसी कब लेगा, जब गोदरेज कंपनी उसको बेनिफिट अच्छा खासा देगी कि हाँ जी आपको हर एक पीस के ऊपर 20, 30, 40% के लगभग मार्जिन आ जाएगा, आप बेचो गोदरेज के प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे में एजेंसी लेने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर दूसरी तरफ आप देखो कि ये जो एजेंसी है वो बेच क्या रही है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को। अब यहां पर ये जो मुनाफा एक रिटेलर ले सकता था, एक एजेंसी होल्डर ले सकता था, अब वो मुनाफा कौन कमा रहे हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। आज देखो कि गूगल जब लॉन्च हुआ था ना 1998 में, उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट की जो रेवेन्यू इकट्ठी होती थी ना यूएसए में, उसका 50% रेवेन्यू कलेक्शन होता था प्रिंट मीडिया के द्वारा। आज परिस्थिति इतनी उलट हो चुकी है कि प्रिंट मीडिया तो केवल एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का 10% ही कलेक्ट कर पा रहा है, जबकि गूगल 30% रेवेन्यू कलेक्ट करता है। आप देख सकते हो। साथ साथ में फेसबुक और अमेजोन, इनके भी स्टेक्स कम नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन में एडवर्टीजमेंट को लेकर के। तो आप देखो कि कितना ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती चली जा रही हैं। फ्रीडम, फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी के लिए, पर क्या वाकई में इंडिपेंडेंट है ये प्लेटफॉर्म्स? जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके अकाउंट को ही फेसबुक ने बंद कर दिया, ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड करने की बात कर दी, इंडिया में इसी तरीके से धमकियां चल रही हैं, तो क्या वाकई में फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया है? बहुत बड़ा सवाल है ये अपने आप में। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो थ्रेट है ना, जो नई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या जो डिजिटल एम्पायर जो क्रिएट किए जा रहे हैं, इनको सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। बीवेयर, विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग का मतलब हो गया कि भाई ये वार्निंग सिग्नल है, अलर्ट हो जाओ। सरकारों को अगर वाकई में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहेल करना है तो अलर्ट होने का टाइम आ चुका है। देखो यूरोप ने तो इन चीज़ों को देखा है, चैलेंज को कंसिडर भी किया है, लेजिस्लेशन आ रहा है। सिमिलरली यूएसए में एंटी ट्रस्ट बिल्स भी आ रहे हैं। पर बात ऐसी है देखो कि जब तक एक एक इंडिविजुअल लोग जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक देखो सरकारों के हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि सरकारी लोग कौन है जी? शॉर्ट साइटेड लोग। कल हमने देखा था ना, पॉलिटिशियन किस चीज में बिजी रहते हैं? चुनाव में, केवल चुनाव में, कि ऑपोजिशन को कैसे दबा करके रखें। इवन खुद के प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते हैं वो लोग। तो आप वो तो केवल और केवल ये देखते हैं कि हाँ मेरे पॉकेट में 5 साल है, बस जीत के आ गए, 5 साल में अपने जेब भर लो जितने भरने हैं, पता नहीं अगले टेन्योर में कौन जीतेगा, ये सोच करके वो चोरों की तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का एक्टिविज्म होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, तभी इस ओलिगार्की को हम चैलेंज कर पाएंगे। ओलिगार्की का मतलब हो गया 20 लोग जो बहुत पावरफुल हैं, वो बचे हुए 80 लोगों के ऊपर रूल करते हैं, तो ये ओलिगार्की हो जाती है। तो ये अमेजोन, फेसबुक और क्या है, अपना पावर क्रिएट कर रहे हैं लगातार। ये चैलेंज है बहुत बड़ा, ये चीज़ समझाई जा रही है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन। इस आर्टिकल में देखो इंडिया और चाइना ने किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है उसको बताया है। प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। चाइना में जो नेशनलिज्म है ना,
उसमें मेन बेस है ह्यूमिलिएशन की, इनकी कितनी बेइज्जती हुई थी। जैसे कि ओपियम वॉर्स की बात करो या नंजिन मैसेकर का बात करो। ओपियम वॉर जो कि दो हुए थे, एक तो 1839 से 40 के बीच में हुआ था, जिसमें चाइना की किंग डायनेस्टी और साथ में थी लड़ाई के अगेंस्ट में कौन थे, वेस्टर्न पावर्स। फिर ओपियम वॉर सेकंड होता है 1856 से 1860 के बीच में, उस टाइम पर भी किंग डायनेस्टी होती है चाइना की और अपोजिशन में होते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। दोनों में वेस्टर्न कंट्रीज की जीत होती है। तो ऐसे में ह्यूमिलिएशन हुई, बेइज्जती हुई, नंबर चीज उत्पीड़न हुआ। नंबर टू, जो नैनजिन मैसेकर हुआ वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापानीज जो मिलिट्री थी उन्होंने इन्वेड किया और वहां पर निर्दोष लोगों को मारा, काटा, रेप किया, बहुत गलत किया। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को लेकर के ह्यूमिलिएशन का जो सीन है उसको फिर एक दिमाग में लेकर के कि हाँ हमारे साथ में पास्ट में बहुत गलत हुआ है, इस चीज को लेजिटिमाइज किया वहां की चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने इस चीज़ को अपनी अब यूज़ किया। और आज भी वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो इस ह्यूमिलिएशन का ही बात करते हैं। देखो ह्यूमिलिएशन तो इंडिया ने भी कम फेस नहीं किया है, हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। पर जो चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी में, चाइना के जो नेशन क्रिएशन में ह्यूमिलिएशन को यूज़ किया गया है, उस तरीके से इंडिया ने यूज़ नहीं किया। हमारे यहाँ पर ह्यूमिलिएशन की बात शुरू होती है जब रॉलेट एक्ट आता है। तब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 के दिन को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे कह दिया कि इससे बुरा दिन हो ही नहीं सकता हमारे देश के लिए। और चाइना में हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज़ किया और आज भी वो कर रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट है रॉन्ग्ड एम्पायर, कि यूरोपियन कंट्रीज इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि वाकई में हमने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे बहुत अत्याचार किया है ईस्टर्न कंट्रीज पे। पर फिर भी चाइना में ह्यूमिलिएशन का नाम लेकर के कि बोला हमारे साथ जापान ने बहुत गलत किया था, वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत गलत किया था, और आज भी उसी नाम के ऊपर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी रेलेवेंस को बनाए हुआ है। और 100 साल उसने देख लो सेलिब्रेट कर लिए हैं अपने। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। हमारे यहाँ पर डिफरेंस क्या था वो देखो। सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की बात भी करें, आज अगर इंडिपेंडेंट भी है, तो हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेवलेंट है। तो एक तो ये चीज़, वहाँ पर कम्युनिज्म को फॉलो किया गया है, तो वो अपनी चीज़ों को असर्ट करने में बड़े सक्सेसफुल रहे। कौन? चाइनीज़। जबकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी जो कि वेस्टर्न आइडिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस इतने सारे उठाए, वो कौन से हैं जी, एक बार पढ़ना जरा। सारी चीजें आपको मोर और लेस डेमोक्रेसीज, वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके किया। हमने तो जो कुछ भी वेस्टर्न कंट्रीज ने या ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर किया था उन्हीं चीज को कंटिन्यू किया। चाहे आप आईएएस की बात ही कर लो ना, आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो क्या है, लेगेसी किसकी है? ब्रिटिशर्स की। तो हमारे यहाँ पर तो देखो ह्यूमिलिएशन कुछ दिनों तक तो रहा दिमाग में कि हाँ जी बहुत गलत किया हमारे अंदर। और दूसरा, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो देखो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाजे हमारे यहाँ पर खुले रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने आज क्या सोचना शुरू कर दिया कि माना ठीक है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, पर वो टाइम बीत गया। आज ब्रिटेन और इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना के पॉइंट पे तो कम से कम कन्वर्ज करते हैं, तो दोनों कंट्रीज साथ में आके काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन आ सकता है। तो ये चीज़ें आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गया, और था भी बहुत कम। अच्छा, हमारे यहाँ पर जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी तो कौन थे जी लीडर्स? कांग्रेस के लीडर्स। कांग्रेस को किसने स्टैब्लिश किया था? ए.ओ. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और लीडरशिप किसकी थी? शुरुआत में मॉडरेट्स की। यूज़ क्या किया था? एक सेफ्टी वॉल की तरह कांग्रेस को। तो हमारे यहाँ तो थ्रेड ही शुरुआत का क्या था कि कैसे भी करके हमें मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स के बीच में सेटलमेंट करना था, ब्रिटिशर और इंडियंस के बीच में। कांग्रेस का तो मुद्दा ये। और उसके पहले का अगर माहौल देखो तो उस टाइम पर जैसे राजा राम मोहन रॉय जी की बात की जाती है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी को फर्स्ट मॉडर्न इंडियन बोला जाता है उनको, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल की बिहेवियर में क्या था कि भाई वेस्टर्न कल्चर्स में जो कुछ भी है अच्छा है तो उसे हमें सीखना चाहिए, और इंडियन कल्चर में जो कमियां है उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने तो वेस्टर्न कल्चर्स को एक इंटरनलाइज किया है, समझ गए। आज अगर घर पे हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोई हमारी खुद की नेटिव कंपनी थी है, अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल ही देखा, तो वो आप अगर पढ़ रहे हो तो इसके पीछे क्या है? वेस्टर्नाइजेशन हमारा हो चुका है। तो हमने ह्यूमिलिएशन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म को लाने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा ज़्यादा चलता है, ठीक है, जो कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। जबकि चाइना में ह्यूमिलिएशन जो है, ओपियम वॉर की बात करो या नंजिन जो मैसेकर हुआ था उसकी बात करो, दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर
बात आ जाती है कि ब्रिटिशर्स को या फिर जो भी हमारे यहाँ पर नेशनलिटी है उसको लेकर के, तो सोशल इश्यूज को हमने ज़्यादा फोकस में रखा जो आज भी हमसे नहीं हैंडल हो पा रहे हैं। जैसे गरीबी, बोले ये दी हुई किसकी है, ये अंग्रेजों की दी हुई है, पर आज तो 70 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, आप क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हो जी। एम्बेरसमेंट लगातार बना हुआ है, किसी भी चीज़ को लेकर के हमने काम किया है तो उसके अंदर सिंगल माइंडेडनेस देखने को मिलनी चाहिए हमेशा। कभी भी अगर आपको ख़त्म करना है कोई बीमारी को, कोई प्रॉब्लम को, तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। अब चाइना का ह्यूमिलिएशन मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से है, तो दोनों में ये डिफरेंस बताया जा रहा है। बाकी एक बार आप खुद से और देख लेना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था चाइना में, ठीक है, तो चाइना के लिए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मंचूरिया वाला केस है, मंचूरिया में भी ऐसा ही हुआ था, जिंदा गाड़ दिया था चाइनीज़ लोगों को जापानीज़ ने, ठीक है। ऐसे ही आपने निंजन मैसेकर का बात की, तो उसमें भी क्या था, लोगों को मार दिया था, निर्दोष लोगों को। तो आज चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी वो अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों का हवाला देती है, तो इसको चाइनाज गुड वॉर भी बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इश्यूज को लेकर के डिवीजन लगातार बने रहते हैं, तो हमने तो खुद ही खुद को डिवाइड कर दिया, और वहाँ पर क्या किया, बोले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे। तो एक जो शुरुआत थी उसी में वीकनेस हुई, रिजल्ट तो हमारा तो ये क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। और वहाँ पर तो देखो अथॉरिटेरियन सोसाइटी है, लगातार चलती आ रही है, और उसी के रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये जो नेशनल ह्यूमिलिएशन है उसको लगातार यूज़ किया जाता है। ये है मेन थीम। तो चाइना और इंडिया के बीच में कभी कंपैरिजन कराना हो तो ह्यूमिलिएशन का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ चुका है। बाकी तो देखो इधर स्टैन स्वामी का जो है, इसमें देखो उनकी डेथ हो गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना गलत है हमारा, कि वो लगातार बोल रहे थे कि भाई मुझे फ्री करो, मेरे बीमारी हो रही है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। पहले तो उन्होंने NIA के कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाया, वहाँ पर भी उनको एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, मतलब उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया गया। पार्किंसन से वो पहले से परेशान थे। तो ऐसे में हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो वाकई में बहुत ही बुरे तरीके से टूट के गिरा है, ठीक है। और मुद्दा है क्या, UAPA, वही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही इनको अरेस्ट किया गया था NIA के द्वारा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल है, ये मुद्दा पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ वर्ड्स, इसमें देखो ये चीज़ बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने कल अपनी फिर से लिमिट्स तोड़ दी है। बोला कि हाफिज़ सईद के सामने, घर के सामने जो अटैक हुआ अभी पिछले 24 जून समथिंग 23 जून को, बोला वो इंडिया स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। अब देखो कैसे जैसे करके 24 फरवरी को सीज़ फायर ऑब्जर्वेंस में आया है। 2003 में सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया था, देखो LOC के अक्रॉस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर वो 5 साल तक तो लगातार रहता है। पर 2008 में आपको पता है मुंबई अटैक कर दिया जाता है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें लीडर कौन था, मेन मास्टरमाइंड ये हाफिज़ सईद ही था, ठीक है, जो लश्कर-ए-तोयबा का लीडर है। तो ऐसे में अभी यू टर्न देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, देखो मैंने बताया था कश्मीर मुद्दा है ना, गले की हड्डी बन चुका है, न तो निगले बन रहा है न उगले बन रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे, तो वहीं पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि जब तक कश्मीर को स्टेटहुड नहीं दी जाएगी तब तक हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। अब आप देखो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए भी बातचीत कर दी गई थी, पर उसमें भी यू टर्न ले लिया कि नहीं, हम शुगर और जो कॉटन है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब वो बात अलग है कि अंडरग्राउंड और थोड़ा और अभी भी इंपोर्ट लगातार पाकिस्तान करता है क्योंकि वहाँ पर कमी है, ठीक है। तो और दूसरा, पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि भाई 5 अगस्त 2019 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का था उसको रिस्टोर करेगा, तभी इंडिया के साथ में एंगेज करेंगे, पर उसको थोड़ा सा हल्का सा लूज़ किया। अब ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड तो दे दो कम से कम। अब रही सही में तालिबान भी आ रहा है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान का वहाँ पर रोल और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, और बढ़ेगा भी, उसमें डाउट नहीं है। बट बात यह है कि अब पाकिस्तान इन सारी ट्रेजेक्टरीज को कैसे करेगा, इंडिया कैसे अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करेगा। अब देखो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में अभी बातचीत की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर की, ठीक है, तो उनके साथ में ये कहा गया, उन्होंने तो एक ही चीज़ कही, पहले स्टेटहुड दो फिर इलेक्शन कराओ। पर यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कोई कमेंट तो दिया नहीं, बाकी ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन फिर स्टेटहुड आएगा जब अप्रोप्रिएट टाइम आ जाएगा। तो बात यह है, देखो जी, दो कंट्रीज़ के बीच में कॉमन ग्राउंड मिलना बहुत ही स्कोप बहुत ही कम है, ठीक है। टॉप बैक चैनल बातचीत हो रही है, पर उसमें भी जो बैक चैनल के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं उनकी एंगेजमेंट नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेट्स की इनकी इन्हीं के लेवल पर चल रही है। बाकी तो देखो टाइम बताएगा, अभी फ़िलहाल तो बातूनी हथियार चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और हमें भी पता है कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ था तो उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने क्या कहा था, DG ने क्या कहा था
कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है भाई इसमें। तो दोनों के देखो शब्द बाण चल रहे हैं, टाइम बताएगा। रिलेशनशिप तो इस स्टेज पे चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।